शब्दों की केवल महत्व नहीं है, जो नहीं हुआ और जो हुआ कुछ जो नहीं होना चाहिए था, उसका जवाब देने का समय है। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? जो सत्ता में होता है, जनता का विश्वास कुछ नीति वायदे वचन दे के आते हैं, उसका जवाबदेही बनती है सदन के अंदर, राज्यों में विधानसभाओं के अंदर और फिर जनता की अदालत के अंदर। 9 साल पहले क्या कहकर लाए थे? 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होने चाहिए थे। क्या हुआ? कहां गए वो रोजगार? ये बुनियादी सवाल है। 140 करोड़ की आबादी आपको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। वो हमारी शक्ति भी है, पर किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिस देश में बाहुल्य युवा पीढ़ी का हो, उसमें 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच, इसको गौर से सुनिए, 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी का दर क्या है? 42%। जिस देश के अंदर 42%, और ये आंकड़े CMI के आप उठाकर देख सकते हैं, आजादी के बाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जो दर 8% के ऊपर चली है लंबे समय से। पर वो 8% में असली बात को देखिए कि नौजवानों में बेरोजगारी कितनी। इसका बारे में आज सरकार के मंत्री भी आएंगे, सुना यहाँ जयपुर में बोल रहे हैं। वो विभाग मेरे पास भी थे, माननीय पीयूष गोयल जी के पास है। ये सवाल करना चाहिए कि इसके बारे में क्या रूपरेखा है। 9 साल तो हो गए, कितने रोजगार दिए हैं ये बता दें, और कितने तोड़े हैं या टूटे हैं उसका भी जरा हिसाब देते हैं। और टूटे कैसे? गलत फैसले, जो मैंने कहा कि जो होना चाहिए था वो जो या करना था वो नहीं किया, वो जो नहीं करना चाहिए था वो किया। क्या जवाब देंगे? 7 बरस पहले 8 नवंबर की रात का जो फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, इसमें 500 और 1000 के नोट खत्म किए थे, और अब जो वापस कर रहे 2000 का लेके आए थे, तब हमने पूछा था ये किससे क्या कर रहे हैं? अगर आपको काले धन से लड़ना है तो छोटा नोट हटा के उससे 4 गुना बड़ा नोट लेके आओगे। उसका कोई जवाब नहीं था। 99% से ऊपर वो पैसा वापिस आ गया। काला धन तो था नहीं, देश की जनता का पैसा था, ये भी आ जाएगा सारा। तो उसका फायदा और नुकसान किसको हुआ? जो कारण उन्होंने दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 3 कारण बताए थे, तीनों गलत साबित हुए। कि काउंटरफिट करेंसी खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के बाजार में उस वक्त का 86% पैसा जो बाजार के अंदर था वो नकली पैसा था, चोर बाजारी का था, अपराधियों का था। बैंकों में थोड़े कोई अपराधी या आतंकवादी पैसा रखता। ये सोचने की बात है। मैं जान करके मैंने ये प्रश्न यहां से अपनी बात शुरू करी है। बेरोजगारी से जुड़ी ये बात है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें 90% भारत की लेबर फोर्स काम करती है, वो कहां है? असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, इतनी चोट पहुंची, कई हमेशा के लिए बंद हो गए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, अपने शहर राज्य में पता करिए, देश की वही तस्वीर है जो राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 साल में ये भी बताएं क्या किया? 2% भारत की GDP टूट गई, 2%। लाखों करोड़ों रोजगार टूटे। 200 के लगभग 171 लोग या 73 जो बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए मर गए। जरा उसका भी हिसाब देते।
जो मुद्रास्फीति की हालत है उसको बताएं। देश के अंदर एक असुरक्षा की भावना है। अमृतकाल दो शब्द नहीं होते। आजादी का अमृतकाल है, आजादी के 75 साल हो गए, हम सबको मालूम है। स्कूल में बच्चे को भी पता है 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था, भारतवर्ष आजाद हुआ था। पर इसी काल में हर चीज का सरकार पे हम दोष नहीं देते, हम एक जिम्मेदार संगठन है। इसमें हमने सब कुछ देखा, दुख के दौर भी देखे, महामारी भी देखी, दुनिया ने देखी, पर उसका क्या ठीक ढंग से हम इंतजाम कर पाए। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे। कहा ये देश के लिए फख्र की बात है कि भारत में भी वैक्सीन बनी, वैक्सीन लगी लोगों को, सरकार ने लगाई, एहसान नहीं किया। पर क्या वैक्सीन बनाने की क्षमता 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर आई या पहले आई? 60 के दशक में भारत वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत का है पुणे में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई। तो पुरानी उपलब्धियों का भी कभी चर्चा करें विनम्रता के साथ। उसमें बड़प्पन भारत की सरकार का हुआ। जहां तक सरकार की देश की मजबूती की बात है, कुछ विषय चिंता के हैं। आज पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? इन्हीं की सरकारें हैं, तोड़ के बनाई जैसे बनाई, पर यही है। अगर नागालैंड और मणिपुर के बीच में तनाव आया, मणिपुर के अपने अंदर आंतरिक तनाव और टकराव आ गया, हिंसा हो रही है, फौज को बुलाना पड़ता है, गोली चलती है, कर्फ्यू लगते हैं, इस पे भी तो चिंता होनी चाहिए। इलाका चीन के साथ लगता है, तिब्बत के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगते हैं। मैं पूर्वोत्तर की बात करता हूं। 3 साल से ऊपर हो गए, चीन की सेना लद्दाख में, और जो हमारे साथ में इसको वेस्टर्न सेक्टर हिंदुस्तान कहता है और मिडल सेक्टर, वहां चीन की सेना खड़ी है, भारत की सेना सामने खड़ी है। चीन हमारी सीमा के अंदर आया है। सेना की बहादुरी पर उन्होंने जो बलिदान दिया है, हर भारतवासी को नाज है। ये भारत की फौज है, तिरंगे के नीचे लड़ती है, और हमारा विश्वास भी है भारत की सेना में। पर क्या माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उत्तर देगी कि 3 साल में क्या हालात हैं? सदन में चर्चा क्यों नहीं? हमने तो ये भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं को इन कैमरा बुला के आप कृपा करके बता दें, ताकि देश का सवाल है, एक दल का, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। आज तक कोई चर्चा नहीं है। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? क्या सुरक्षा से जुड़े प्रश्न नहीं है? ये प्रश्न करना क्या देश हित के खिलाफ है? क्या इस प्रश्न को उठाना राष्ट्रहित में है या नहीं? ये मेरा सीधा सवाल है। आज आपने संसद बना ली, संसद पहले भी थी, उस संसद से भी इतिहास है जुड़ा हिंदुस्तान का, जिस संसद में आजाद हिंदुस्तान ने जन्म लिया, जिस संसद के जिस परिसर में 2 साल 11 महीने 7 दिन बैठकर संविधान लिखा गया, रचना हुई, एक संवैधानिक प्रणाली तैयार की गई, संसदीय प्रजातंत्र देश के अंदर कायम किया गया। आज तो नहीं हुआ। वहीं पहली बार मई 1952 में केंद्रीय कक्ष में
दोनों सदन मिले थे, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं 1947 में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारत की आजादी के संग्राम के अग्रिम पंक्ति के नायक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐतिहासिक भाषण सबने पढ़ा होगा। 15 अगस्त 1947 को दिया रात्रि को। हम आजादी के बाद की पैदा हुई पीढ़ी के हैं। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो समय देखा है, इस देश को बनते हुए देखा है, हर दशक में भारत को बदलते देखा है, भारत को तरक्की की, प्रगति की, स्थिरता की, शक्ति की, आत्मनिर्भरता की बुलंदियों पे पहुंचते हिंदुस्तान को देखा है। हमने अपने जीवन में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो आज नहीं है कि हिंदुस्तान की कोई उपलब्धि हुई, पहले के हर दशक की उपलब्धि को, हर भारतीय की उपलब्धि को, हर भारत के साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक की उपलब्धि को, हर भारत के शहीद के बलिदान को स्वीकार करना चाहिए। क्या ये सही नहीं है कि 2014 से पहले आपका और हमारा देश एक बड़ी शक्ति था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारत अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था? हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या भारत अंतरिक्ष में नहीं गया था? आर्यभट्ट कब गया था? उससे कई दशक पहले इसी राजस्थान की धरती पर प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? मैं उस समय यहीं घूम रहा था अशोक गहलोत जी के साथ, राजस्थान के दौरे पर थे जब पोखरण में पहला विस्फोट हुआ। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तो भारत अंतरिक्ष शक्ति भी था, परमाणु शक्ति भी था, औद्योगिक शक्ति भी था, बड़े बड़े संस्थान जिनसे आज भारत को शक्ति मिली, IITs, IIMs कब बने? दुगने भी हो गए थे यूपीए सरकार में, आप भी संसद में रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बच्चों के लिए फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट, निफ्ट, ये सब हिंदुस्तान में बने हुए थे। और आईटी के क्षेत्र में भारत बड़ी शक्ति बन चुका था। और वो विजन कि बहुत बड़ी जो खाई थी हमारे और अमीर देशों की, वो उसने पूरी करी। जो पहले और दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति में भारत को तकनीक नहीं मिली, भारत को ही नहीं, अफ्रीका के, एशिया के जो देश पीछे छूट गए थे, हम उसको कहते हैं, हमने उसको ब्रिज किया, उस पर कूद के हम दूसरी तरफ बराबर में जाकर खड़े हुए। जब ये पिछली सदी बदली है, हिंदुस्तान की पहचान एक आईटी शक्ति के रूप में विश्व में हो गई थी। और आज भी आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी, उसका 65% दुनिया का हिस्सा आपके मेरे देश के पास है। ये 2014 से पहले का आंकड़ा बात कर रही। तो ये सवाल सरकार से करना हमारा कर्तव्य बनता। अब अच्छी इमारत बनी, उसमें चर्चा तो होनी चाहिए। हम कब कैसे कहेंगे कि जीवंत है? अंग्रेजी का शब्द है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जब वहां आपकी बात, देश की बात उठे, उस पर चर्चा हो, सरकार से ये सवाल किए जाए, सरकार अपना पक्ष रखे, अपने जवाब दे। तो आज सरकार को एक मेरी सलाह हमारी, अब नई संसद में आप कहते हैं नई शुरुआत, तो कर दो नई शुरुआत, बुलाइए विशेष सत्र। जो विपक्ष की 3 मुख्य मांगे जिन विषयों पे बात करने की, उन मोशंस को स्वीकार करिए, बहस शुरू करिए, ताकि पूरा देश सुने कि सदन गूंज रहा है, सदन में सम्मान से बात रखी जा रही है, सरकार भी गंभीरता से सुन रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है।
ताकि जनता तय करे। केवल भव्य इमारत और कोई बहुत बड़ा जैसा है हो गया, उसके बाद वहां होगा क्या ये देखें, देश वो देखना चाहता। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार अपने वचन पर टिकेगी और सही माने में जो पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा है कि कोई भी विषय स्वीकार नहीं किया जाता, दोष विपक्ष पे आ जाता है। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, किसान की समस्याओं विषमताओं पर समस्या होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। देश में बढ़ती हुई जो खाई है अमीर और गरीब की इनइक्वालिटी जो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा भयानक रूप धारण कर गई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर प्रजातंत्र कहां है? हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने जो कुछ 5-6 मुख्य बातें उठाई है उस पर सरकार माने, बहस हो जाए संसद में, उम्मीद करते हैं जल्दी होगी। बातें कहने को बहुत है, कोई दोषारोपण की मैं कोई कभी बात नहीं करता, पर कई बार कुछ बातें कष्ट देती हैं। हम महिला शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं। कल इतना भव्य समारोह हुआ, तो एक दूसरी तस्वीरें भी दुनिया ने, देश ने देखी। हमारी बच्चियां जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जब वो विश्व में बड़े मुकाबलों में मेडल्स लेके, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आती हैं, वो शिकायत कर रही हैं, वो हमारी बेटियां हैं, सरकार माई बाप होती है, उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि कल के दिन एक तरफ अपने आप को सही रूप में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए, उसी के बाहर क्या हो रहा है ये नहीं देखा गया। इसका जवाब भी आज भारत की सरकार को देना लाजमी है। आप लोगों के कई प्रश्न भी होंगे, उससे पहले सिर्फ एक चीज कहूंगा अपनी बात को विराम देने से पहले, कि हमारी चिंताएं मैंने उल्लेख किया, वो राष्ट्रीय चिंताएं हैं, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं। क्योंकि सदन चर्चा में है, संसद चर्चा में है, मुझे आज भी याद है, समझ उस समय नहीं थी। 1962 में जब चीन का हमला हुआ था, एक नए सांसद के एक चिट्ठी पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पत्र पर, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विशेष सत्र बुला दिया था। सीमा पर युद्ध चल रहा है, पर भारत की संसद मिली, भारत की संसद ने चर्चा करी। इसलिए आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से, अब विलंब मत करें, वहीं बातचीत हो और देश सुने। और अंतिम बात, 2014 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, जब यूपीए की सरकार बनी थी मई 2004 के अंदर, तो $480 बिलियन भारत की जीडीपी थी। उसको 4 गुना कर दिया, उससे भी ज्यादा। बात आज बड़ी होती है, सिर्फ फर्क इतना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये बहुत बड़ा प्रचार तंत्र नहीं लेके चले, ना ही उन्होंने कभी कहा इस बात को। पर वास्तविकता एक है, सरकार को सम्मान से स्वीकार करना चाहिए इस बात को।
प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद और दूसरी औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड जहां पहली औद्योगिक क्रांति आई, अमेरिका जहां दूसरी आई, उनको 12-12 बरस लगे थे अपनी जीडीपी को दोगुना करने के लिए। पहला देश जिसने अपनी जीडीपी को एक दशक के अंदर दोगुना किया वो जापान था। उसके बाद दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। एक दशक के अंदर अपनी जीडीपी को 3 गुना किया चीन ने। एक दशक के अंदर जिस देश ने अपनी जीडीपी को 4 गुना किया इतिहास में, वो भारत था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। तो बड़ी बड़ी बातें कहने से पहले जरा सच्चाई लाएं, पुराने इतिहास को सम्मान से याद करें। हर व्यक्ति का, हर समाज के वर्ग का राष्ट्र निर्माण में योगदान को स्वीकार करें। और एक बात यहां आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुना रहे हैं, ये बता के जाए कि किसान की आय क्या है, आमदनी दुगनी कब होगी। 2022 में होनी थी, हुई नहीं। और जो किसान के जो फार्म बिल्स बनाए थे, गलत कानून जिसको वापस लिया, उस वक्त जो वायदा किया था एमएसपी पे कानून का, वो कहां गया। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं। देखिए, राजस्थान की सरकार राजस्थान की आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को समझती है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर्स देखे हैं, काम भी शुरू किया था हमारे कार्यकाल में। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय में हुआ था, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय, फ्रेट कॉरिडोर काम शुरू हुए। मैं नहीं को दे रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, इस कॉरिडोर का जिक्र नहीं कर रहा, इस पर महेश जोशी जी बताएंगे। उसके साथ दक्षिण में जो कॉरिडोर था, चेन्नई, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा तक उसको ले आया। ये बड़े काम थे जो आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हर सरकार अब इसमें कुछ न कुछ इजाफा करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 14 के बाद कोई काम इन चीजों पे नहीं, कि जो राजस्थान से संबंधित मांग है, जो आपने जिसका उल्लेख किया, अभी पढ़ा मैंने भी है, पर उचित यही होगा कि आप माननीय मंत्री